चलिए शुरू करें क्लास। होली सभी की बहुत अच्छी रही होगी। पानी की बोतल कहाँ है? पानी तो पिला दो पहले मुझे। पानी लेके आओ भाई, बोतल कहाँ गई यहाँ से? आप इतने पीछे क्यों चले गए आज? बिलाल, इधर फैन नहीं है? अच्छा, अच्छा लग रहा है बच्चों की संख्या बड़ी है, चेयर्स लगी हुई हैं अलग से। आपके ही बैच में? अच्छा, ऐसी लगा रखी हैं। इतने ही हैं सारे बच्चे हैं। आज शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। आपने रेशियो पढ़ लिया था अच्छे से। रेशियो के बाद में जितना इंपॉर्टेंट रेशियो उतना ही परसेंटेज है। एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों बात सेम ही है, परसेंटेज ही रेशियो हो जाता है। जानते हैं इस बात को? नहीं? अच्छा जी, चलिए। परसेंटेज क्या है? कह रहा है कि अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज। ठीक। सबसे पहले हमें सीखना है परसेंटेज कन्वर्जन। परसेंटेज कन्वर्जन क्या होता है, इस पर आधारित आप सवाल करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे बड़े वाले जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो और सही से समझ लो, कन्वर्जन बाद में करेंगे। परसेंटेज अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति 100, है ना? प्रति 100। 100 यानी 100 पे जो वैल्यू होती है उसको परसेंटेज कहते हैं। बात समझो, अगर आपके पास में 100 रुपये हैं, उसमें से आपने 5 रुपये खर्च कर लिए, 100 रुपये में से 5 खर्च कर लिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कितना परसेंट खर्च कर लिया, खर्च परसेंट बताइए, एक्सपेंडिचर का जो है परसेंटेज बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 5%। ठीक है, क्या हो जाएगा वो? 5%। 5%। अगर मैं कहता हूँ 200 रुपये में से आपने 5 रुपये खर्च किए, तब कितना परसेंटेज हो जाएगा? 2.5। अगर यहीं पे ये बोल दिया जाए कि 250 रुपीज़ थे आपके पास, उसमें से आपने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो आपने कितना परसेंट खर्च कर दिया? बताइए जल्दी। 100 रुपये पे जो भी काउंट होता है वो परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है 250 रुपये थे, 250 रुपये में से 10 रुपये खर्च किए गए, तो बताइए खर्च परसेंटेज कितना है? 4%। अगर इसको मुझे 100 बनाना है तो मैं क्या करूं इसके साथ कि 100 बन जाए? बताइए। 100 बनाने के लिए मैं इसको क्या कर दूं? 2/5 कर दूं, क्या बन जाएगा? अभी क्या बोला मैंने? 100 पर जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज कहलाती है। मेरे पास ये 250 है, इसको मुझे 100 बनाना है, तो 100 कैसे बनेगा? 2/5 करके। तो इसको 2/5 किया, इसको भी 2/5 कर दीजिए। देखेंगे आप 2/5 करके कितना बना? ये 100 बना ना, तो यहाँ कितना बन गया? ये 4। 100 रुपये पे कितने खर्च किए? 4 रुपये, तो 4 क्या हो जाएगा? परसेंटेज। कुल मिला के इन सब बातों को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि 5 रुपये खर्च किए 100 में से, आउट ऑफ 100, 5/100। 5 रुपये किस में से? 100 में से खर्च किए, तो 5/100 इंटू 100। परसेंटेज बनाते हैं तो क्या करते हैं? गुणा। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर नोट करके लिख लेना। अगर आपको परसेंटेज बनाना है या चेंज करना है, परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे? तो 100 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करना भाई? 100 से गुणा करना है उस वैल्यू में। तो इसमें आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा? ये 5। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 200 रुपये में से 5 रुपये खर्च किए हैं। 5 कितने में से? 200 में से। जो टोटल अमाउंट होगा वो नीचे, इंटू 100। क्या बनेगा बेटा? ये 2.5% बनेगा, नहीं बनेगा? ऐसे ही यहाँ पे देखो आप, 250 रुपये में से 10 रुपये खर्च किए गए, 10 आउट ऑफ 250 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 100/20, 4%। तो कुल मिला के इन बातों का क्या रिजल्ट निकलता है कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि x y का कितना परसेंट है, तो क्या बनाएंगे? x/y इंटू 100।
एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो क्या बनाएंगे एक्स अपॉन में वाई इंटू 100। अगर दूसरा स्टेटमेंट आता है वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो आप क्या बनाएंगे वाई अपॉन में एक्स इंटू 100। पहली बात ये आपको समझनी थी इसमें से। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि अगर ये कहता है कि वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो क्या लिखा जाएगा भाई ये वाई अपॉन में एक्स इंटू 100। ये वर्ड याद रखना, ये जो है ना जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो नीचे आएगा, का या ऑफ। इंग्लिश में क्या होगा ऑफ, हिंदी में लिखा हुआ का, तो ये वाला नीचे आएगा और जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं वो ऊपर आएगा। ठीक है, समझ गए सभी परसेंटेज क्या है। ये दो बातें नोट कर लो बस, ये वाली एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन में वाई इंटू 100। वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा वाई अपॉन में एक्स इंटू 100। लिख लिया दोनों बातें। बातें नहीं इधर देखिए भाई, बातें नहीं बिल्कुल। मैं लिखा 5 मिनट 2 घंटे का कितना परसेंट है, 5 मिनट 2 घंटे का कितना परसेंट है। तो 5 मिनट, पहले सबसे पहले क्या करना है यूनिट सेम। परसेंटेज में याद रखना कि सबसे पहले आप यूनिट सेम कीजिए सबकी, ठीक है। तो 5 मिनट है, इसको भी क्या कर लेंगे आप मिनट में बनाएंगे तो 120 मिनट बन जाएगा। 2 घंटे में कितना होता है 120 मिनट, तो अब कैसे बनेगा 5 बटे में 120 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा आपका 50 बटे में 12, 4 पॉइंट, सही बता रहे हैं आप। आगे नहीं जाएगा, ये जाएगा ना, बताओ कितना आया 16, आगे भी जाएगा है ना, चलता रहेगा ये। हाँ, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 से ही, बताओ कितना बच रहा है 12 चौक 48, 2 बचा है 2 बटे में 12, 2 बटे में 12 मतलब 1 बटे 6, क्या लिख सकते हैं इसे 4 से ही 1 बटे 6%। इस तरीके से लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो कुल मिला के आपको याद रखना है यूनिट सेम करते हैं और आंसर को सॉल्व कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन सीखना है। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, परसेंटेज क्या होता है तो आपको जानना है। धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बड़े बड़े, बट ये अभी आपको सीखना है सारी चीज़ें। ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे लिख देगा कि 200 ग्राम 5 किलो का कितना परसेंट है, बताइए। 200 अपॉन में क्या जाएगा 5000, 5 किलो में ग्राम कितने होंगे 5000 इंटू 100, 1 2 3, 3 कट गया, कितना आ गया बेटा 4% आ जाएगा। ठीक है,
ये सब छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी पहले से ही। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसको बहुत अच्छे से समझना है। आधे घंटे हम यही काम करेंगे अभी, आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, डेसिमल में, डेसिमल को परसेंटेज में, ये सब सीखना है, तब क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? चलिए अच्छा है फिर तो। क्योंकि काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है तो अभी हो सकता है कि आपका माइंड स्थिर ना हो ना, इधर उधर भटक रहा हो। अभी नहीं है, होली ज़्यादा खेल लेते आप लोग। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन, ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है? भिन्न। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भिन्न। या हम कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई। यही सब होता है फ्रैक्शन। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये कह रहा है कन्वर्जन करना है, चेंज करना है, परिवर्तन फ्रैक्शन का परसेंटेज में और परसेंटेज का फ्रैक्शन में। ये बात ध्यान रखना। जैसे एवरीथिंग इज, पहली बात तो ये नोट करना है, एवरीथिंग इज 100%। एवरीथिंग इज 100% टू इटसेल्फ, टू इटसेल्फ। प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। प्रत्येक चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। मान के चलो आपकी जेब में 10 रुपए है, तो 10 रुपए की वैल्यू क्या है? 100%। और आपने 2 रुपए खर्च कर दिए, पूछ लेगा कितना परसेंट खर्च कर दिए, तो क्या बनेगा? 2 अपॉन में 10 इंटू 100। ठीक है? चलिए आगे। सबसे पहले मैंने कहा एक है मेरे पास, 1। 1 को हम क्या मानते हैं? 100%। 1 क्या है आपका? 100%। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हमने फ्रैक्शन बनाया, 1/2 किया, देखो इधर ध्यान से भाई, 1/2 किया, इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। 50% को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। अगर मैंने 1/3 लिखा है तो क्या हो जाएगा ये? 33 सही, 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे 33.33%। आगे तक चलता जाता है। अच्छा, यहाँ पर लिखने से काम नहीं चलेगा, मुझे वो निकालना पड़ेगा। आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं हटा के व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ जब लिखा जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से बार बार इरेज हो जाएगा फिर। कहाँ से आएगा मुझे बताइए? यहाँ से यही है ना? ठीक, चलो देखते रहो। अभी इधर हम चेंज कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज बदल रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक यूनिट यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 100%। 1/2 कितना हो जाएगा आपका? 50%। 1/3 हो जाएगा 33.33%, या फिर इसी को लिखेंगे आप 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होगा? 25%। 1/5 कितना होगा? 20%। 1/6 कितना होगा भाई? 16 सही 2/3%, या इसी को लिखेंगे आप 16.66%। 1/6, या आपको ये रट जाना चाहिए साथ साथ ही, है ना? देखते रहना, मन मन में बोलना है। 1/6 मतलब 16 को 100 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3%, 16.66%। 1/7 कितना होगा बताइए? 1/7 14 7 98 होता है 98। 2/7%। 1/7 7 से भाग कर रहे हैं ना, 2/7 सही है।
14 सही 2/7, 14 7 98 होता है 98, 2 बच गए तो 2/7। 1/8 कितना हो जाएगा? 12.5% होता है, मालूम है या नहीं? 1/8 का मतलब क्या होगा? 12.5%। अगर मैं लिखता हूँ 1/9 तो ये होता है 11 सही 1/9%, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 11.11%। 11.11%। 1/10 सबको मालूम होना चाहिए क्या है मतलब है इसका? 1/10 का मतलब 10%। 1/11, इन दोनों में बड़ी खासियत सिमिलरिटी सी दिखेगी आपको। ये होगा 9 दशमलव या फिर 9 सही 1/11। सही है क्या? देखिए कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को यहाँ पर। ये जो 2 वर्ड लिखे ये है ना 1/9 और 1/11। बटे में 9 है तो क्या होगा? 11 से 1/9 होगा। बटे में 11 है तो 9 से 1/11 होगा। इसकी वैल्यू होती है 11.11 और इधर होती है 9.09, 9.09%। ऐसी 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 12×8 = 96 होता है ना, 8 96, 4 बचेगा तो 1/3, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 8.33, 8.33%। 12×8 = 96, बचेंगे 4, तो 4/12 का मतलब क्या होगा? 1/3। समझ आ रहा है या नींद आ रही है अभी? ये मैंने लिखा है 1/12, 8 सही 1/3%। बिलाल कैसे लिखा है 1/3? क्योंकि बच कितना रहा है? रिमाइंडर 4 बच रहा है। 4/12 लिखेंगे उसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में लिखा जाता है उसको। ऐसे और भी है, देखो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1/12 हो गया, 1/13 का भी निकाल लेंगे, 1/14 भी। जैसे 1/14 निकालना है मान के चलिए हमें, है ना, 1/14। तो यहाँ पे क्या था? 1/7 था। अब नीचे 14 बनाना तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो 14 बन जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू है ये, इसको मैं क्या कर दूंगा? 2 से डिवाइड। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 14 को 2 से डिवाइड करूंगा 7 आएगा। 7 सही 1/ कितना आना चाहिए? 7%। या फिर 100 को डिवाइड कीजिए 14 से, 14 से। 14 7 98, 2 बचेगा, 2/14। 2/14 कितना हो जाएगा? 1/7। मैंने कुछ नहीं किया। अभी आप 100 को डिवाइड कर लो 14 से, 14 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 and 1/7%। 1/15, 1/15 की वैल्यू कितनी होगी? 1/15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/6 सही है। अब देखना यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग है ये, कौन सा वाला? एक तो 1/15 और 1/6। कहाँ है ये रहा? इनकी वैल्यू देखो। 1/6 क्या था हमारा? 16 सही 2/3 यानी 16.66। और 1/15 में क्या आता है? 6.66%, 6.66%। यहाँ कितना है? 16.66%। तो ये कन्फ्यूजिंग है, जैसे ये पेयर है, जैसे ये पेयर है ना, इनका ध्यान रखना है। बहुत आगे तक नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा परसेंटेज की बहुत भयंकर एसएससी वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आप एक आइडिया ले लो कि क्या क्या होता है, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे हमने ये लिखा 1/2, ये 1/3 है। इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 2/3। क्या बन जाएगा? 2/3। तो 2/3 यानी अगर मैंने इसमें 2 से गुणा कर दिया तो ये बन गया हमारा 2/3। देखो 2/3। अब 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66.66%। जो ये वैल्यू थी उसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 66.66। अगर आपको करना है 2/5, तो 1/5 याद है आपको कितना होता है?
1/5 20 होता है। अब 2/5 करना है तो 20 का डबल हो जाएगा कितना, 40। ये हो जाएगा आपका 40%। ठीक है, मान के चलिए आपको 1/7 मालूम था और आपको अब क्या चाहिए, 2/7 चाहिए, तो आप इस वैल्यू को डबल कर देंगे तो 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28, 28, और 2/7 का कितना हो जाएगा, 4/7%। मान के चलिए 1/9 था, अब इसे मैं 2/9 लिख देता हूँ, 2/9। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डबल कर दो, 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सोच सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ उसमें, इतने से आप थोड़ा सा आइडिया ले लो। फ्रैक्शन को परसेंटेज में किया है, ये नोट कर लिया सभी ने, नहीं नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट आप आइए परसेंटेज से फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन है परसेंटेज से फ्रैक्शन। जैसा कि आपने अभी सीखा, अगर 100% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 1। ठीक, अगर मुझे मान लो 90% चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज हटाना है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, ये जो साइन लगा हुआ है इसको हटाना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, तो इसका मतलब है इस वैल्यू को डिवाइड करना है 100 से, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, वैल्यू को क्या कर देंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, 90/100 आएगा, और 90/100 को आप क्या लिखेंगे, 9/10। क्या लिखेंगे, 9/10। 80% है तो इसका छोटा रूप क्या होगा, 4/5, 4/5 होगा ना, 80/100, 80/100 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/5। 70% क्या हो जाएगा, 7/10। 60% क्या हो जाएगा भाई साहब, 3/5। ठीक है, 50% कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे 40% कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, 30% कितना होगा, 3/10। 20% तो आपको मालूम है 1/5। 10% का मतलब 1/10। ऐसे भी याद होना चाहिए, 35% है तो डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कितना, 7/20। 45% है तो कितना, 9/20। समझ पा रहे हैं नहीं, मैंने लिखा 55% है तो कितना आएगा, 11/20। 65% है तो 13/20। 65% है तो कितना हो जाएगा, 13/20। मान लो 15% है तो मतलब 3/20। ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, रेशियो की बात कर रहा, परसेंटेज टू रेशियो। देखिए ये लिखा है आपका 20%, अब इसको परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कीजिए तो क्या बनेगा, एक्चुअल में क्या है ये 1/5 है ना। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 1/5। 1/5। 45% है तो इसका मतलब क्या हो गया रेशियो में, 9/20।
समझ आ रहा है सभी को? ध्यान दो, अभी मैंने कहा आधा घंटा आपको ध्यान से देखना है, इधर क्वेश्चन बाद में हम पढ़ाएंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 75%, इसका मतलब कितना है? 3:4, यानी ये 3/4 है। 75% का मतलब 3/4, वही रेशियो बन गया 3:4। अगर मान के चलो लिखा हुआ है 2:5, आपसे पूछता है इसको परसेंटेज में बदलो। अभी हमने क्या बनाया था? परसेंटेज से रेशियो, अब हम रेशियो से परसेंटेज बनवा रहे हैं आप, तो आप कैसे बनाएंगे इसे? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, 2/5 इंटू 100 मीन्स 40%। ठीक है, 2/5 इंटू 100 40%। अगली स्लाइड का भी काम हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन, कुछ ये लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देख लो, बार बार इनकी जरूरत होती है जब हम परसेंटेज पढ़ रहे होते हैं। जैसे 1/2 50% है, 1/3 कितना है? 33.33%, 2/3 1/4 3/4 1/5 1/6, है ना? और अभी मैंने इसके साथ क्या बताया था? शायद अगली स्लाइड पे होगा वो, इधर है, इसको देख लिया। ये क्या मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन है, यानी ज्यादातर इनका यूज हो रहा होता है कैलकुलेशन में। एक बार देख लीजिए ध्यान से, और साइड में लिख भी सकते हो। 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 1/6 5/6, ये आपको रटे होनी चाहिए सारी चीजें। सारे तो नहीं रट सकते, लेकिन कुछ वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए ताकि आपका टाइम खराब ना हो इनमें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेके आए, अब गला ख़राब हो गया मेरा। किसने दिया ये? साक्षी लेके आई? कौन? नहीं, थोड़ा नॉर्मल मिलाओ इसमें, ज़्यादा ठंडा हो रहा है। हाँ वही दे दीजिए, लो। थैंक यू। चलिए देखो ये और देख लीजिए एक बार, कॉमनली कंफ्यूजिंग कन्वर्जन, इसको देखो ध्यान से। यहां पर क्या है कि कंफ्यूजिंग, देखो इधर 1/7, 1/7 का मतलब क्या है? 14.28, 1/7 है ना, 14.28, और 1/14 का मतलब क्या है? 7.14। देखो आधा कर दिया, 1/14 बनाया 1/7 से, तो इसका मतलब इस वैल्यू को आधा कर दो, हाफ कर दो। हाफ करेंगे 14 का कितना हो जाएगा? 7, और 28 का कितना हो जाएगा? 14%। ऐसे ये लिखा हुआ नीचे, 1/6 की वैल्यू कितनी है? 16.66, और 1/15 की वैल्यू कितनी है? 6.66। सेम 1/9 11.11, 1/9 9.09%। ठीक है, ये दो बार लिख गया, यही सेम नहीं। 1/15 और 1/16, इसको भी देख लो, 6.66% और 6.25%। जब हम इनको पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लो इनको। ये जो कन्फ्यूजिंग कन्वर्जन है, इनको नोट कर लो, 2-4 बार इन्हें ध्यान से देखना है बस। देखते देखते आपको समझ आ जाएगा सब। अरे इतने जल्दी गायब? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले सीखते हैं। परसेंटेज सीख ही रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन आएगा आपके में बड़ा, लैंग्वेज वाला। अभी सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, 1-2 सवाल कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा इसमें, है ना। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 25% ऑफ 75% ऑफ 3/5 ऑफ 4240।
4240 का 3/5 का 75% का 25% क्या है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसे, बड़ा आसान सा सवाल है। बस ये है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। बताइए पहले आंसर क्या है। इस सवाल का आंसर बताइए क्या है। 477। देखो इसका इतना फायदा होता है जो अभी आपने सीखा है। इधर देखिए 4240, ये जो वर्ड लगा हुआ है का, इसका मतलब सिंपली होता है मल्टीप्लाई। कितना 3/5। फिर से 75% का मतलब 3/4 है भाई। हम डायरेक्ट लिखेंगे 75% का मतलब कितना होता है 3/4, और 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। नहीं, 25% का मतलब 1/4। ये सॉल्व करना है आपको। हाँ देखो ये 4×5 = 20 बन गया, 20 से 0 कट गया, 2 से काट लो इसे तो 212 बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचा 3 × 3 यानी 9, 9/4। फिर से 4 से काट लो इसे तो ये आ जाएगा 5 और आ जाएगा बेटा कितना 3, तो 53 × 9 और आंसर कितना आ जाएगा 9×3 = 27। 7 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, ये रहा 477, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल ऐसा था कि किसी से होगा नहीं, होगा सबसे, बट ये है कि आपको ये डायरेक्ट याद है 75% का मतलब 3/4। अब 75/100 नहीं करना है यहाँ पर, आपको क्या करना है 3/4 करना है। यहाँ पे क्या करना है 1/4 करना है। क्लियर है बात सभी को। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 3। 30% ऑफ 80 अपॉन में x मान लीजिए, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू बताइए क्या होगा 1। ठीक है, देखो है क्या है, इसको x को आप इधर भेज दो, है भाई 24 को इधर भेज दो, x की वैल्यू निकालनी है, x को उधर भेज दो, 24 को इधर भेज दो। अब कह रहे हैं 30%, 30% का मतलब क्या है 3/10, और कितने का 3/10 80 का, और बटे में कितना है पूरा 24 इक्वल्स टू x, यही तो है। तो ये कितना बचेगा 8, और ये 24 और ये 24 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप कह रहे होंगे ये सब चीजें तो हम जानते हैं सर, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं इन्हें। ये देखिए, इफ x% ऑफ 500 इक्वल्स टू y% ऑफ 300 एंड x% ऑफ y% ऑफ 200 इज 60, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब कुल मिला के बस वही है, पढ़ने का कंफ्यूजन है, बाकी सब सेम है। 500 का x%, सवाल में बोल रहा है 500 का x%, x% का मतलब बेटा क्या होगा यहाँ x अपॉन में 100, ठीक है। इक्वल्स टू क्या है 300 का y%, तो y अपॉन में 100। अच्छा ये दूसरा स्टेटमेंट है 200 का y% का x% इक्वल्स टू 60। तो बताइए x का मान क्या है, बनाइए अब इसे। यहां से आएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5,
एक्स वाई इक्व टू कितना आ रहा है 3000। सॉल्व करके बताइए आंसर क्या हो सकता है। एक्स पूछा, वाई एलिमिनेट कर दो, वाई की वैल्यू एक्स में कन्वर्ट कर दो। भाई यहां से वाई की वैल्यू क्या निकलेगी बताइए। ये आएगा 5x अपॉन में 3। वाई की वैल्यू एक्स में निकालनी है, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x अपॉन में 3। अब इसको यहां पुट कर दो, वाई की जगह पे क्या रखेंगे x इंटू 5x अपॉन में 3 इक्वस टू, सही क्या है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 600 बन जाएगा, और ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वस टू 1800। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30√2। सही है क्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर इक्वस टू 1800, तो 900 गुणा 2 हो जाएगा, 900 का रूट कितना होता है 30, और 30√2 हो जाएगा 30√2। समझ आया पीछे आप दोनों को। अभी बड़े बड़े सवाल आएंगे, सब लैंग्वेज वाले लंबे लंबे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन पे भी आ जाता है। अभी आप कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लिया है सवाल, ये लिख लो, मैंने सेकंड छोड़ दिया था, थर्ड छोड़ दिया था, इस पे आगे थे डायरेक्ट। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, किसी संख्या का 1/5 81 है, तो उस संख्या का 68% क्या होगा। आसान सवाल है, बताना क्या आएगा आंसर। कोई एक संख्या जिसका 1/5 81 है, तो उस संख्या का 68% क्या होगा। इफ 1/5 of a number is 81, then what will be the 68% of that number? If 1/5 of a number is 81, then what will be the 68% of that number? चलिए देखो, इस सवाल को करने का मतलब ये कह रहा है कि कोई संख्या उसका 1/5 की वैल्यू 81 है। देखो इधर ध्यान से समझो, 1/5 संख्या का 1/5 यानी अगर 5 संख्या है तो उसका एक हिस्सा कितना है 81 है। एक की वैल्यू 81 है, ओरिजिनल नंबर कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 और 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा भाई 405। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 405। अब पूछा क्या है उस संख्या का 68% क्या होगा, यानी जो संख्या है हमारी ओरिजिनल वो कितनी है 405 है, इसका 68% निकालना है। अगर 68 का फ्रैक्शन नहीं याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा 68 अपॉन में 100 करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा आंसर सॉल्व करके 275.4, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है 1/5, ये ओरिजिनल मान हो गया। नंबर अगर ओरिजिनल 5 है तो उसमें से 1 यूनिट की वैल्यू 81 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 405, यानी वो संख्या हमारी 405 है, उसका 68% निकालिए। डन, लिख लिया। %, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं न्यूमरेटर को एंड डबल द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डबल कर देते हैं, देन द फ्रैक्शन बिकम 5/9।
तो फ्रैक्शन जो है 5/9 हो जाता है। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? वास्तविक संख्या क्या है? बनाइए। किसी भिन्न के अंश को 25% और हर को दोगुना करने पर 5/9 भिन्न बन जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? ओरिजिनल 8/9। ठीक, आपसे नहीं हो रहा एक भी सवाल? क्या नाम है आपका? काव्या। आपका नाम क्या है? कशिश। बनाया किसी ने और बेटा, एक बच्चे के अलावा? नहीं बन पा रहा? गलत आ रहा है। चलो ऐसे लेट कर लो, तरीके से मैं समझा देता हूँ। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका ये है x/y। अब ये कहता है कि ये जो न्यूमरेटर है इसको तो बढ़ा दिया 125%। कितना बढ़ा दिया? इसको 25% बढ़ा दिया है। तो कितना हो जाएगा 125? एवरीथिंग इज 100% टू इटसेल्फ। अभी x 100% है अपने आप में, अब इसमें 25% की वृद्धि कर दी तो अब ये कितना बन गया? x 125% हो गया ना प्रेजेंट में। अब कितना हो गया वो? 125%। तो x अभी 100% था, अब हो गया 125%। तो हम ये लिख सकते हैं 125% x बन चुका है। ये 100% है, इसमें 25% की वृद्धि हो गई तो कितना बन गया? 125%। और ये जो y है इसको डबल कर दिया। डबल करने का मतलब क्या है? 100% बढ़ा दिया। डबल करने का मतलब क्या है? 100% बढ़ा दिया। तो ये डबल करने का मतलब है 200% हो गया। 200% ऑफ y। ये बात समझ में आई क्या आपको? उसको 25% बढ़ाया तो x क्या हो जाएगा? 125%। y को डबल कर दिया, या फिर ऐसे लिखो y को 100% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 200%। अब इसको सॉल्व करना है। आगे कहता है कि बन क्या गया? 5/9। ये बन क्या गया? 5/9। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा यहाँ से ऊपर नीचे, और 125/200 इसको छोटा कर सकते हैं हम। 25 से 5 बार और ये 8 बार। तो एक्चुअल में ये आ गया 5x/8y = 5/9। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 8 उधर चला गया। x/y = कितना आ गया? 8y। तो आपसे पूछ रहा ओरिजिनल क्या था? 8/9। ठीक है, नोट कर लिया? इसको देखो एक तरीके से और कर सकते हैं हम। ये कह रहा था x/y था, x को बढ़ना है 25%। x को बढ़ना है 25%। मैंने x अभी 1 मान लिया, 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.25। बोलो 25% इंक्रीज कर दोगे। x में x का 25% निकाला तो कितना आएगा? सही लिखा है ना मैंने? 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 है ना। 1/4 कितना होता है? 0.25 होता है ना। तो कितना बन गया? 1.25। और y डबल हो गया तो y कितना हो गया? 2y। y कितना हो गया? 2y इक्वस टू कितना बन गया? 5/9। ऐसा लिख रहा है ना, इतना हो जाता 5/9। अब आपसे पूछ रहा है कि x/y क्या था? निकाल लीजिए भाई।
एक्स बट्टे वाई निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं सभी। 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का, और 9 के साथ कितना होगा 1.25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8/9 क्या आएगा, 8/9। परसेंटेज को डायरेक्ट जोड़ोगे इनिशियल वैल्यू 100 मान के तो 125% और 200% बनेगा। एक यूनिट मान के करोगे तो कितना आएगा, 0.25 ऐड होगा, 1.25 बन जाएगा, और वो 1 से 2 बाई हो गया, डबल हो गया। तो ठीक है, चलो ये भी आप बना लोगे, छोड़ो दूसरा चलते हैं। परसेंटेज का नेक्स्ट पीपीटी। अब ऐसे सवाल लैंग्वेज वाले आते जाएंगे। इफ एज इनकम इज 30% मोर देन बी इज इनकम, देन वाई वाट परसेंट बी इज इनकम इज लेस देन द एज। बनाइए जल्दी से। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? बताइए बताइए। अच्छा 30 किस किस का आंसर है? क्यों भाई आदित्य? मैंने कहा आप दूसरे बच्चे से 20% ज़्यादा कमाते हो, तो वो आपसे कितना % कम कमाता है? 20% ही कम कमाएगा। है भाई, कौन कौन समर्थन कर रहे हैं इस बात का? ये गलत है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बोला बेटा आपने, मैंने सुना नहीं। अच्छा हाँ गलत है, मैं ना भी हंसूं तब भी गलत है। देखिए समझ लो, अभी अगर मैं ये कहता ए और बी दो व्यक्ति हैं, सुनो बेटा ध्यान से, ए बी से 20 रुपए अधिक कमाता है, बहुत ध्यान से समझना, ए बी से 20 रुपए अधिक कमाता है, तो मैं ये कह सकता हूं बी ए से 20 रुपए कम कमाता है। ये बात सही है बिल्कुल। परसेंटेज में एकदम गलत है ये बात, ऐसा नहीं कह सकते आप। मैंने कहा कि भाई ए बी से 20% ज्यादा कमाता है, तो आप कह रहे हैं कि बी ए से 20% कम कमाता है, ये एकदम सरासर गलत है। क्यों गलत है ये समझो। परसेंटेज काम करता है 100 पर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पर वैल्यू काउंट करते हैं। अब इसको हम दूसरे रूप में लिखें कि ए ने 20% ज्यादा कमाया, किससे, बी से, तो हम लेट किसको करेंगे, बी को करेंगे। अगर बी ने 100% कमाया है तो ए ने कितना कमाया होगा, 120%। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी ने ए से कितना कम करा है, कमाया है। आप कहोगे सर 120 है, ये 100 है, तो 20 ही तो कमाया है, गलत कहां से हो गया? गलत है। क्यों गलत है? कि जब हम कंपेयर कर रहे थे इधर, तो ये 100 से कंपेयर हो रहा था। 100 से कितना आगे है, 20 आगे, तो 20% हो गया, क्योंकि 100 पर काउंट की गई वैल्यू परसेंटेज होती है। अब मैं क्या काउंट कर रहा हूं कि ये 120 से, ये 120 से कंपेयर हो रहा है। 120 से कितना कम है, 20%, नहीं 20 कम है। आप इसको ऐसे लिख लो, ये लेट करो कि इसने 100 रुपए कमाए, इसने 20% ज्यादा कमाए, तो इसने 120 रुपए कमाए। ठीक है। अब मैं यहां पे कमी परसेंट निकालना चाह रहा हूं, कम परसेंट, तो आप ये देखेंगे कि इसमें अंतर कितना है, 20 रुपए का। 20 रुपए का अंतर है, लेकिन किससे, 120 से। नीचे क्या आएगा यहां, 120 इंटू 100। ठीक है भाई, 6 बार जाएगा, 16 सही 2/3। आंसर क्या आएगा, 16 सही। अच्छा ये 30% वाला है ना, हमने 20 पे किया है अभी। सवाल क्या है, 30% वाला। हमने एक समझाने के लिए आपको 20% लिया था। मैं ये बताना चाह रहा था कि जितना परसेंट ये ज्यादा है उतना परसेंट ये कम नहीं है, वैल्यू अलग आएंगी। अभी नहीं समझ आया आपको? चलिए अभी समझेंगे आप, देखो इधर से। इससे पहले, क्वेश्चन से पहले आप एक बात जानो, सुनो इधर।
एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है? हाँ कोई बात नहीं, अभी इधर देखो, अगर ये ऐसे पूछा जाता है एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है या फिर कम है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है अधिक परसेंट बताइए, अधिक परसेंट। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर करेंगे ऊपर गैप, दोनों वैल्यूओं का गैप, नीचे क्या लिखेंगे, जिससे कंपेयर हो रहा है। बहुत ध्यान से सुन लेना मैं क्या लिख रहा हूं। दोनों का गैप या डिफरेंस ऊपर, नीचे जिसके साथ से वर्ड लगा हुआ है। इससे पहले हम का वर्ड की बात कर रहे हैं, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स बटे में वाई आता था। तो जैसे भी ये वर्ड होते हैं, का हो गया, से हो गया, ये सारे के सारे नीचे आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि ये कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा है तो डिफरेंस बटे में वाई। दूसरा मैंने पॉइंट बनाया, वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, तो ये क्या बनेगा, कम परसेंट पूछा गया है, तो जो डिफरेंस होगा या गैप होगा वो ऊपर, बटे में क्या आएगा, x इंटू 100। ठीक है, जिसके साथ से जुड़ गया या का जुड़ गया वो नीचे आ जाता है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों बातें लिख ली आपने। अब ये दोनों बातें लिख ली हैं तो आप सवाल को देखो, यदि ए ने बी से 30% अधिक कमाया, ए और बी, इसने अगर 100 कमाया तो इसने कितना कमाया, 130। अब आपसे पूछ रहा है कि बी ने ए से कितना कम कमाया है, तो गैप कितना है इनका, 30 का। किससे कंपेयर हो रहा है, ए से। बी की आय ए की आय से कितनी कम है, 300 अपॉन में 13 कहाँ है अपॉन में, इसी में। समझ आया नहीं आया भाई? साक्षी को नहीं आ रहा समझ, क्योंकि आप 10 दिन बाद पढ़ाई हो रही है आज, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। और किस बच्चे को नहीं आ रहा समझ है? आदित्य आ रहा है नहीं? देखो ये फटाफट बताइए, बिना पेन चलाए ऐसे ही कर सकते हैं। एक्स वाई से 10% अधिक है, तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, गैप तो 10 का ही है, अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/110। आगे आंसर नहीं, 10 बटे में 110, 100 बटे में 11 है, 100 बटे में 11 का मतलब ये होता है शायद, अरे यार कहाँ गया, हाँ क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया नहीं आया? अरे हंसने से काम नहीं चलेगा, आंसर बताना पड़ेगा, हैं? हंस के दिखा रहे हो बस। ये 110 हुआ नहीं हुआ, ये 100 हो गया भाई। एक्स वाई से 10% अधिक है, तो वाई को 100 होना है, एक्स कितना हो जाएगा, 110। अब आपसे पूछ रहा है वाई एक्स से कितना कम है, तो कम परसेंट निकालना है, गैप कितना है दोनों का, 10। किससे कंपेयर हो रहा है अब, बात समझ गए नहीं, 10 बटे में 110। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9 सही 1/11%। 1 घंटा हो चुका है पूरा क्लास को, है ना। अब चलिए बनाइए इसे, ऐसे क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे आपको।
आगे आंसर नहीं आया सभी का? चलिए देखिए, यदि दो संख्याएं, मान लो ए बी सी, तीन संख्याएं ये ए बी एंड सी, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। ऐसे मान लो, इससे इसको 100% मान लिया आपने, तो पहली संख्या इससे 30% अधिक है, दूसरी संख्या इससे 40% अधिक है, तो ऐसे बनेगा नहीं भाई। दोनों को कंपेयर 100 से करेंगे, सी को 100 मान लिया तो पहली कितनी है 130 और दूसरी कितनी है 140, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? ज्यादा कम नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब है दूसरी संख्या पहली संख्या, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, सही है क्या? क्या करना है आपको? a अपॉन में b इंटू 100, फर्स्ट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, ये मतलब है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या कितनी है 130, दूसरी संख्या कितनी है 140, गुणा में 100, जीरो से जीरो खत्म हो गया, तो 100 से कम आएगा आंसर, सभी में कमी है ना। अपॉन में 7 आ रहा है, ठीक है भाई, क्या आएगा 7 आएगा, नहीं आएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है, 7 दे रहा है, पूरा कटेगा नहीं। ऐसे ही एग्जाम में सोचते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन देख के हम टिक कर देते हैं। भाई नीचे ये 14 है, 2 से कट जाएगा 7 आएगा, तो ऑप्शन में 7 होना चाहिए और एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 आ रहा है। क्लियर है बात? नहीं, ये बात समझे आप? यहां पर अगर और कुछ पूछता, ये पूछ लेता चलो कि बताइए बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बताइए आंसर। चलो, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, अधिक है ना, बी दिखाई दे रहा है 140 है और ए कितना है 130, तो क्या करना होता है, गैप 10 का बटे में जिससे कंपेयर हो रहा है बी ए से, तो 130 इंटू 100, ठीक है भाई, तो ये आ जाता 100 अपॉन में 30। चलिए समझ गए आप। बताइए, डी 1.2% का दशमलव मान क्या है? 1/2% को सॉल्व करना है, 1/2%, तो 1/2 इंटू 100 हो जाएगा क्या है भाई? यही होगा, नहीं होगा? परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड। 1/2 एक्चुअल में कितना होता है 0.5, 1/2 कितना होता है 0.5, तो 0.5 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, तो मुझे लग रहा है कि क्या आएगा सही आंसर 0.0, नहीं अब सही है, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्या आंसर हो जाएगा? बी। अरे यार, ये ले लो पीडीएफ, कैसे लोगे बताओ, क्या करना है? बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें तो पूरा चैप्टर मिक्स है, फिर मुझे लग रहा है। चलो ये सब बाद में कर पाओगे, अभी अब मैं एक एक टाइप के हिसाब से सिखा देता हूँ पहले, ठीक है? हटाओ उसे, पीडीएफ ले लेना, फिर सॉल्व कर लेना। मुझे अब अलग से आपको चलिए आ जाइए इधर। अभी आपने सिंपल चीजें सीखी हैं, कन्वर्जन सीखा है, कंपेयर करना सीखा है ना, परसेंटेज निकालना सीखा है। अब इसमें एक एक टाइप के हिसाब से हम क्वेश्चन पहले करा देते हैं, फिर पीडीएफ जो भी थी उसको कर लेना, या और कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर लेना आप। तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सीखना है अब चलिए इधर शांत हो जाइए। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। तो इनकम वाले सवाल में हम क्या करते हैं, जितनी इनकम होती है उसको 100% मानते हैं। मान लो कोई 50,000 रुपये कमाता है महीने में, तो कितने परसेंट कमाता है? 100%। ठीक है। बाकी एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है वो अलग परसेंटेज में होगा। और क्या होगी, सेविंग की बात करेंगे। 3 वर्ड है यहाँ। सेविंग क्या होता है, अगर हम सेविंग की बात करते हैं तो जो इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं, या हम कह सकते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। अब इसको मैंने 100% बोला है और हमेशा रहेगा। इनकम कितना रहेगा? 100%। अगर एक्सपेंडिचर 25% है तो सेविंग कितना बना? 25%। 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 25% है तो
75%, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 100% आना चाहिए। ठीक है, तो अब सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके आप क्वेश्चन समझते जाएंगे। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको थोड़ा सा नोट भी करना है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 1, लिखो, द सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 12%। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 12% बचाता है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 4600। नहीं 46 नहीं लिखिए, आपको लिखना है मासिक उसका जो खर्च है वो है आपका 19,000 यानी 19,360 रुपये मंथली खर्च करता है। देन कैलकुलेट हिज ईयरली इनकम। वार्षिक आमदनी कितनी है, इनकम कितनी है। एक व्यक्ति 12% का खर्चा करता है हर महीने, ठीक है, सॉरी 12% की बचत करता है हर महीने। खर्च कितना करता है, 19,360 रुपये। तो बताइए एक साल में वो कितनी इनकम कर लेता है, एक साल की इनकम, और ये मंथली दे रखा है। 12% सेविंग है, बाकी खर्चा है, और जो खर्चा है महीने का वो कितना है, 19,360 का है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, एक महीने की इनकम निकाल लेंगे, फिर उसमें 12 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है नहीं। एक महीने की जो सेविंग है वो 12% है, लेकिन एक महीने का जो खर्चा है वो कितना है, 19,360 रुपये है। तो आप क्या निकालेंगे, पहले एक महीने की जो इनकम है वो निकालेंगे। ठीक है, साल का पूछा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बनाइए जल्दी। आदित्य क्या हुआ, पढ़ने का मन नहीं है आज? अरे भाई इनकम 100% होती है नहीं, अब उसका सेविंग है 12%, तो बाकी तो खर्चा हो गया। परसेंटेज को वैल्यू से रिलेट करना है आपको। चलो देखो इधर, देखो इधर भाई, इसने कहा है कि हम मंथली हिसाब लगाते हैं। पहले जो मंथली बात हो रही है उसमें उसने कहा है कि सेविंग है 12% है। सेविंग कितनी है, 12%। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसे ये बात नहीं समझ में आ रही, खर्च कितना है उसका, खर्च कितना है उसका, 88%। भाई 12% की सेविंग है तो खर्च कितना है, 88%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनकम कितनी होती है, 100%, 100% होती है। ठीक है, इनकम की हम बात करेंगे तो कितनी होती है, 100%। अब सवाल में क्या गिवन है उसी को रिलेट कर दो। ये गिवन है 88% की वैल्यू गिवन है कितनी, 19,360 रुपये। सवाल में क्या गिवन है, 88% की वैल्यू 19,360। आपसे पूछ रहा है इनकम, तो पहले एक महीने की इनकम, 88% की वैल्यू इतनी है, 100 की कितनी होगी, तो 19,360 बटे में 88 इंटू, सॉल्व करके क्या आएगा ये बताइए, कुछ ना कुछ तो आएगा सॉल्व करके, बोलो भाई। 11 से भाग लगा लो, 22 से भी चला जाएगा, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 बचेगा 8 3, है ना, 11 सत्ते 77,
6, सही काट रहे हैं हम, 0, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 220, 220 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा आपका 220 0 0, यही आएगा 22,000। एक महीने की इनकम कितनी है उसकी? 22,000। एक महीने का खर्चा कितना? 19,360। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं एक साल की इनकम कितनी है, एक साल की इनकम कितनी है, तो क्या करेंगे आप? 22,000 में 12 से गुणा कर देंगे। बताओ, अब समझ में आया नहीं आया आपको? आपको सवाल में ये ढूंढना है कि परसेंटेज को कैसे रिलेट किया जाएगा वैल्यू से। कहीं ना कहीं पूरे सवाल में वो लिंक दे रखा होगा आपको। ठीक है, तो लिंक कहाँ पे मिला है? 88% बराबर कितना हमारा? 19,360 रुपये। चलिए अगला सवाल लिखिए। ये कहता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज 13,500 रुपीज़। 13,500 रुपये थी तथा उसका मासिक खर्चा 9,000 था एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। एक व्यक्ति की मासिक इनकम 13,500 रुपये थी जबकि उसका मासिक खर्चा 9,000 रुपये था, 9,000 था। अगले वर्ष उसकी इनकम 14% बढ़ गई। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14%। नेक्स्ट ईयर अगली साल उसकी आय 14% बढ़ गई तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज्ड बाई 7%। उसकी इनकम 14% बढ़ी जबकि उसका खर्चा 7% बढ़ गया। तो बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देन कैलकुलेट द इंक्रीजमेंट इन हिज सेविंग। तो बताइए उसकी जो सेविंग है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कमी हुई? सेविंग में चेंज परसेंट बताइए। करिए आंसर इसका।
सवाल समझ में आ रहा है सभी को? नहीं? आप समझ रहे कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ? चेंज परसेंट, सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? परसेंटेज में बताना है, चेंज परसेंट, सेविंग कितने परसेंट बढ़ गई? 52.9%। बहुत आसान सवाल है लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे। देखो पहले समझो इधर भाई, अभी सेविंग कितनी है? इनकम इतनी होगी, एक्सपेंडिचर इतना हो गया, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग ही तो मिलता है भाई। अभी सेविंग कितना है बताओ? 4,500 रुपये है क्या? फिलहाल की सेविंग कितनी है? 4,500। 13,500 कमाई, 9,000 खर्च कर दिए, तो बचाया कितना? 4,500। नेक्स्ट ईयर क्या होता है? नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम कितनी हो गई है? 14% बढ़ गई है, तो कितनी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर इनकम उसकी? भाई 13,500 रुपये में 14% की वृद्धि होती है तो 114 बन जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है? नहीं, 13,500 तो लास्ट ईयर थी, अब 14% की वृद्धि हो गई तो कितना बन जाएगा वो? 114%। तो क्या करेंगे? 114/100, इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका 135 गुणा में 114। बताइए कितना आया ये? किसी ने किया कैलकुलेट? नहीं। इस साल की इनकम कितनी हो जाएगी? 114% हो जाएगी। पहले 100% थी, अब कितनी होगी? 114%। कितनी बन गई? 23,300। ये कैलकुलेशन सही कराना, गलत मत करना। यानी इस साल उसकी इनकम 23,390 है। इस साल उसका खर्चा कितना है भाई? पहले तो 9,000 खर्चा था, लेकिन इस बार 7% बढ़ गया, तो क्या बन जाएगा? 107/100। 7% बढ़ने का मतलब क्या है? 107% हो जाना। 14% बढ़ने का मतलब क्या था? 114 हो जाना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 0 और 9,763, यही आएगा क्या? 9,630। ठीक है, 9,630। तो बताइए कमाया उसने इस साल कितना? 23,330। खर्च कर दिया इतना, तो सेविंग कितनी है? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13,700। गलती मत कराना, मैं ही डिवाइड घटा लेता हूँ, रुक जाओ। 60 आएगा इधर, 60, 23, 3, 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7। ठीक है भाई, 22, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 13,760 रुपये। क्लियर है बात? इस साल की सेविंग कितनी है? 13,760। लास्ट ईयर की सेविंग कितनी थी? अब आपसे कह रहा है कि जो सेविंग में वृद्धि हुई है, सेविंग में जो वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ है, वो सब गड़बड़ करा दिया क्या? क्या आएगा? अरे यार, 113, 135 और 114, कितना आया है? 1539। डिफरेंस कितना आएगा फिर? ये तो सही है, 9630। बताओ, ये तो ठीक है ना? कैलकुलेटर से गुणा कर रहे हो तब भी गलत आ रहा तुम्हारा है।
तो कर लो फिर। एक सौ तिरपन में से हम ये घटाएंगे 96, 4 53 57, सही है भाई। 57 आएगा क्या? 5760। अब की सेविंग कितनी होगी? 5760। पहले कितनी थी? 4500। तो कितना चेंज आया है? 4500 से कितना बढ़ गया? तो ये बढ़ गया 1260 रुपये बढ़े हैं। कितने से? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 4500 इंटू, ठीक है, नीचे ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाएगी। यहां पर 4500 रुपये थी लास्ट ईयर सेविंग, आज कितनी है? 5760। तो कितनी वृद्धि हो गई? कितने परसेंट की? तो 1260 रुपये की वृद्धि हुई है। अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू 4500 इंटू 100। कितना आ गया है फाइनली आंसर? 28% आ रहा है क्या? देखो अब ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए डायरेक्ट एज इट इज। क्वेश्चन हैं जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है और मान के चलिए कि वो कुछ नंबर लेके आता है एग्ज़ाम में, फिर भी वो फेल हो जाता है 15 नंबर से या 20 नंबर से। फिर आपसे कहता है कि एग्ज़ाम कितने नंबर का था या पासिंग मार्क्स कितने थे। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन नोट कीजिए। देखो एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। 35% ऐसे लिख सकते हैं, इन ए एग्जाम देयर इज 35% ऑफ पासिंग, या लिख सकते हैं पासिंग मार्क्स इज 35% इन ए एग्जाम। पासिंग मार्क्स इज 35% इन ए एग्जाम। 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 40 अंक, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले। अ स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स, या कितना बोला मैंने? 40। हाँ, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। एंड ही फेल्ड बाई 40 मार्क्स 30 मार्क्स। उसने 40 नंबर प्राप्त किए, 30 अंकों से फेल हो गया। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस एग्जाम।
तो बताइए परीक्षा कितने नंबर की थी, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? परीक्षा का पूर्णांक बताइए, प्राप्तांक नहीं। चलिए भाई, आंसर आया क्या? देखो बहुत आसान होते हैं सवाल, कैसे किए जाएंगे देख लो। याद रखना कि अगर एग्जाम की बात हो रही है, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है तो 100% होगा। परीक्षा के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं परसेंटेज में कितने होते हैं? 100%। कैसे रिलेट करेंगे? देखो इधर भाई ध्यान से, पासिंग 35% बोला, ठीक है। इस बच्चे के नंबर कितने आए? 40 मार्क्स। मैंने पीछे क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, फेल हो गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितने नंबर और चाहिए थे? कितने से फेल हुआ है? 30 से। अगर 30 नंबर और लाता तो टोटल नंबर कितने हो जाते? 70। इसका मतलब क्या समझ में आया? 75% की वैल्यू कितनी है? 70 नंबर। सॉरी, 35% की वैल्यू कितनी है? 35% पास होने के लिए नंबर चाहिए, तो वो कितने नंबर चाहिए? 70 नंबर। तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा कितने नंबर की थी, टोटल मार्क्स कितने थे? 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 35 की वैल्यू 70 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मार्क्स। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। परीक्षा कितने नंबर की होगी? 200 नंबर। समझ आया नहीं आया? 40 ला के 30 से फेल हो गया, यानी 40 + 30 70 नंबर होते तो 35% बनती उसकी। 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 200। चलो नेक्स्ट सवाल है। शॉर्ट में लिख लीजिए ऐसे ही। कह रहे एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% पासिंग मार्क्स है। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फेल हो जाता है। अ स्टूडेंट गॉट 185 मार्क्स एंड ही फेल्ड बाई, या माइनस लिखेंगे वैसे तो एक्चुअल में, फेल हो गया ना तो वो कम आए उसके नंबर, 15 नंबर। ही फेल्ड बाई 15 मार्क्स। तो बताइए परीक्षा के में मैक्सिमम, तो बताइए परीक्षा कितने अंक की है? मैक्सिमम मार्क्स बताइए जल्दी, बातें नहीं आप बात करने लग गए। सेम क्वेश्चन हो गया। अगर 40% बनाना है तो कितने मार्क्स होने चाहिए? इसको ऐड कर देंगे ना अब इसमें, जितने से फेल हुआ है उतने इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40% का मतलब 200 आएगा। 185 लाया है, 15 से फेल हो गया, तो 15 और अगर अंक आते तो उसके कितने नंबर बनते? 200। और 200 क्या हो जाता? वो पास हो जाता फिर। यानी 40% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। ठीक, 100% की कितनी हो जाएगी? 500।
अब ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, एक बार देख लेता हूँ मैं, पीडीएफ में होंगे। ये क्वेश्चन है, ये वाला कीजिए अब। ये कीजिए 29, क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट बनाओ। 29, क्वेश्चन नंबर 29। 29 फिर 30, दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको जल्दी से। दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं? तीस % अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और उसके 10 अंक अधिक हो जाते हैं। तो बताइए पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? एन एग्जामिनर गेट 30%, एग्जाम गलत लिखा है। अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड, सो इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है। ऐसे ही भैया टाइपिंग में गलती कर दी है इसने, बच्चे ने जिसने टाइप किया था। हाँ, एक बच्चा टाइप करता था, उसने गलती कर दी इसमें। मैं इसे सही करा देता हूँ, क्या करना है। अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड ही पास्ड बाई, यानी ही फेल्ड बाई, अनुत्तीर्ण हो रहा है ना, ही फेल्ड बाई 5 मार्क्स। आप लिख लो इसको सही तरीके से, मैं जो बता रहा हूँ ये सही है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके भी 5 अंकों से फेल हो गया। अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाई 5 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गॉट 40% and passed by 10 marks. एक बच्चा 30% अंक लाता है और 5 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरा बच्चा उसी परीक्षा में 40% अंक लाता है और 10 अंकों से पास हो जाता है। समझ में आई बात? तो बताइए पास होने के लिए मिनिमम नंबर कितने चाहिए, कितना नंबर आना चाहिए पास होने के लिए? 35 और 40, 10। बहुत आसान सवाल है। देखो ऐसे समझो, ये 30% लाया, 5 से फेल हो गया। वो 40% लाया, एक लाया 30%, मान लो यहाँ पास होना था तो ये फेल हो गया कितने से? 5 नंबर से। और एक दूसरा लाया 40% और वो 10 से पास हो गया। तो गैप कितना है इनके नंबर का? 15 नंबर का। भाई दोनों में अंतर कितना है? 15 का। वो 5 कम लाया और 5 ज़्यादा ले आया, तो 15 का गैप है। परसेंटेज में कितना गैप है? 10% का। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 15। 10% की वैल्यू कितनी होगी? 15 मार्क्स। अगर आपसे कहता कि परीक्षा कितने नंबर की है तो आप क्या बताते? अभी 150 की। अगर हम टोटल पूछते परीक्षा कितने नंबर की है तो आप क्या कहते हैं कि 150 की है। दोनों में 10% का गैप है, लेकिन नंबर में 15 नंबर का गैप है। तो 10% बराबर 15 नंबर, 100% बराबर 150 नंबर। परीक्षा 150 की है, लेकिन पूछा क्या है? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? देखो अगर वो 30% लाता है तब भी फेल होता है, और अगर वो 40% लाता है तो पास हो जाता है 10 नंबर से। मैं यहाँ पर 30% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 10% की वैल्यू 15 है, ध्यान से सुनो। 10% बराबर 15, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा? 45। इसका मतलब वो 45 नंबर लेके आया, लेकिन 5 नंबर से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 50। इस पे लगा लो। अगर ये 40% नंबर लाया है तो कितना लाया है? 15 चौके 60,
60 नंबर लेके आया तो किससे पास हुआ है? 10 से। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 50। कहीं से भी कर सकते हैं सवाल। समझ आ गया नहीं आया? इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 30 बना दो अभी। ये जो है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए इसे। लो, ए कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क्स एंड वाज अनसक्सेसफुल इन, क्या लिखा है यार, 108 मार्क्स। द अदर कैंडिडेट गॉट द 52% मार्क विच इज 24 मोर देन द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास? वही है सेम, परसेंटेज बताओ। एक विद्यार्थी 30% लाता है और 108 अंक से फेल हो जाता है, दूसरा 52% लाता है और 24 से पास हो जाता है। तो बताइए पास होने के लिए कम से कम कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? परसेंटेज में पूछा ये सवाल, पासिंग परसेंटेज क्या है? A candidate scored 30% marks and he failed by 108 marks. Another candidate got 52% and passed by 24. Then what is the minimum percentage to require minimum percentage required to pass? पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 30% लाता है फेल हो जाता है, 52% लाता है तो ज़्यादा चले जाते हैं। कितने परसेंट में पास है बच्चा? बनाइए भाई जल्दी से। फोर्टी 48%। चलिए 48% पासिंग मार्क्स, ऑप्शन है क्या कहीं? 48 है, ठीक। देखिए जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है वो इधर ध्यान से समझे। देखो ऐसे समझो, मान लो यहाँ पास होना था लेकिन एक बच्चा 30% लेके आया, ये मान लिए ए कैंडिडेट है, इसके 30% मार्क्स आए और फिर भी इसको 108 नंबर और लाने थे, तब ये यहाँ तक आ पाता। पास होने के लिए उसे कितने लाने थे? 108। एक बच्चा है दूसरा बी, उसके आए 52%, लेकिन ये इससे कितना आगे चला गया? 24 मार्क्स। तो ये 30 है और ये 52 है, इनमें कितना गैप है? 12% का, 22 का, सॉरी 22% का गैप है या नहीं? इन दोनों में जो अंतर है वो 22% का है, लेकिन मार्क्स में कितना अंतर है इन दोनों में? 124 और 124 और 108 कितना? 132। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो सवाल सॉल्व हो गया। 22% बराबर 132, ठीक है भाई। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 132 या फिर 22, एक ही बात है। ये 22%, 22% की वैल्यू कितनी हो रही है? 132। अच्छा इसमें ये कर लो ना, 30% तो है आपके पास, ये 30% है, 108% की वैल्यू, इस 108 मार्क्स की परसेंटेज में वैल्यू निकाल लो। 132 बराबर 22%, तो 108 बराबर कितना परसेंट बना लोगे? नहीं, वो बनेगा 18%, और 30% लाया, 18 और लाने थे, तो कितना हो जाएगा? 48।
या अभी आपको जो समझ में आ रहा है कि हम ये निकाल लेते हैं कि 100 ये पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 30% नंबर ये लेके आया है, 108 और चाहिए, तो 132 नंबर बराबर 22%। आप चाहो तो पहले निकाल लो 1% की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर 6 आएगी, एक 22 से काट देंगे तो कितनी आएगी 6, 1% की वैल्यू 6, तो 108 है ये। हम ये कह सकते हैं 6 नंबर जो है वो 1% के बराबर है, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे 108, 6 से भाग लगाना इसमें, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 18, 18। तो मैं ये कह देता हूँ सर कि 18% और चाहिए थे इसे। 108 नंबर का मतलब क्या है 18%, 30% लेके आया, 18 और चाहिए, तो ये हो जाएगा 48%। या आप ऐसे देख सकते हैं, ये 52 लाया, 24 ज्यादा ले आया, 24 नंबर, यानी 24 नंबर का मतलब है 4% ज्यादा ले आया, क्योंकि 6 नंबर बराबर 1% है, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 4%। तो 52 में से 4 घटा देंगे जब भी कितना आएगा 48, 48 आएगा। आदित्य नहीं समझ में आया, ये भी कर लिया है, ठीक। चलो ये बनाइए सवाल 32, क्वेश्चन नंबर 32। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के थे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल रहे। In an examination, 900 girls and the 1100 boys were seated, out of which 40% girl and 50% boys passed. What percent of the total number of student failed? फेल स्टूडेंट है उनका कितना परसेंटेज है। फिफ्टी 54.5 टोटल फेल स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इधर देखो, देखिए इधर ये कहता है कि 900 गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स है हमारे पास 900 और बॉयज़ कितने हैं 1100, ठीक है। ध्यान से समझो, अब इसने कहा कि पास कितने हुए हैं, लड़कियां कितनी पास हुई हैं 40%, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है टोटल का, फेल का। तो मैं कहूँगा कि अगर लड़कियां 40% क्या है पास हैं, पास 40% है, तो फेल कितनी है 60%, तो मैं कहूँगा 60% फेल है, फेल्ड कितनी है 60%। तो 900 का अगर मुझे 60% निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, 3/5 निकालूंगा। बोलो जल्दी, मैं डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूँ, कितनी लड़कियाँ फेल हुई हैं। 900 लड़कियाँ एग्जाम में बैठी, उनमें से 40% लड़कियाँ फेल हैं, तो पास कितनी है 60%। अब 60% का मतलब कितना होता है 3/5 होता है, नहीं होता, तीन तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा ये।
नहीं, 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 540। ठीक बात है भाई। 900 लड़कियों में से कितनी फेल हैं? 540 लड़कियां फेल हैं। बॉयज में से कितने फेल हैं बॉयज? उसने कहा कि 50% पास हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 50% फेल है। तो इसका मतलब क्या है? 550 बच्चे क्या है? लड़के फेल है। टोटल 1100 है, 1100 का 50% फेल है, तो मतलब कितना जाएगा? 550 फेल है। तो उसने कहा कि टोटल फेल परसेंट क्या है? टोटल फेल परसेंटेज बताइए। तो भाई टोटल कितने फेल बच्चे हो गए? 1090 बच्चे फेल हो गए। टोटल कितने थे? 2000। तो आंसर यहीं से बन जाएगा आपका, इंटू 100, 0 0 0 0 0, 109 बटे में 2। 109 बटे में 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54.5%। समझ आ गया होगा सभी को? कुछ सवाल वेन डायग्राम से किए जाते हैं, इसके वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं वेन डायग्राम के सवाल कराता हूँ, फेल पास वाले ही। वेन आरेख समझते हैं? yes, जी, उसी से करना। हाँ, गोला गोला, गोला नहीं होता, वो सर्कल होता है। गोला नहीं होता, सर्कल होता है वो। देखो वेन डायग्राम वाले सवाल आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एक बार पढ़िए और कैसे बनाओगे इसे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये वेन डायग्राम वाले, हमेशा आता है ये क्वेश्चन। In an examination, 60% of students passed in English and 70% in mathematics. If 20% of students fail in both and 2500 students passed in the both subject. %60 अंग्रेजी में तथा 70% गणित में फेल हुए, उत्तीर्ण हुए, सॉरी पास हुए। यदि 20% दोनों में फेल रहे हैं तथा 2500 दोनों में पास रहे हैं, तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? नहीं समझ आ रहा? सवाल तो पढ़ लिया नहीं? इसको पढ़ लो ध्यान से, ये डाटा नोट कर लो। इंग्लिश में कितने पास हैं? 60%। गणित में कितने पास हैं? 70%। 20% क्या है? दोनों में फेल। और 2500 क्या है? दोनों में पास। ठीक है, इस डाटा को लिख लो क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाने वाला हूं। अंग्रेजी में 60 पास है, परसेंट में 70% गणित में पास है, 20% दोनों में फेल है, 2500 दोनों में पास हैं। तो बताइए कुल स्टूडेंट कितना है? देखिए कैसे करेंगे वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम बनता कैसे है? देखो दो अलग अलग डाटा दे रखा होता है, ए और बी। तो एक सर्कल इसका बनाता है, एक सर्कल इसका बनाता है, ऐसे बनता है। कुछ पार्ट क्या होता है? ओवरलैप होता है। कुछ पार्ट क्या होता है? ओवरलैप। ये बोथ वाला है, ए और बी का, दोनों कैटेगरी को, बोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बचा है ये ओनली ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये अंदर वाला ओनली बी को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा जितना है ये टोटल ए को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल ए को। और ये जो सर्कल है ये क्या करेगा? टोटल बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब वेन डायग्राम की बात आती है तो हम कौन सा वेन डायग्राम बनाएं? जब भी हमें वेन डायग्राम बनाना है, ये सर्कल बनाने, तो फेल का बनाएं या पास का? बहुत ध्यान से समझ लो। अगर क्वेश्चन में बोथ जो दे रखा है, जो बोथ दे रखा है, या तो फेल का बोथ दे रखा होगा परसेंटेज में, या फिर पास का बोथ दे रखा होगा। जिसका दे रखा है उसी का डायग्राम बनेगा। यानी वेन डायग्राम या तो बनेगा फेल का या बनेगा पास का। ये निर्धारण कैसे होगा? सवाल के अकॉर्डिंग, किस में बोथ दिया है, फेल में या पास में। तो अब ये जो सवाल था अभी आपने देखा है, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने पास हैं? यहाँ पर डाटा था पास का। इंग्लिश में 60% पास हैं, जबकि मैथ में कितने पास हैं? 70% पास हैं। आगे क्या बोला था सवाल में?
20% फेल्ड इन बोथ। हम फेल की बात करेंगे तो बोथ में कितने फेल हैं? 20% फेल है। अब यहां से हमारे दिमाग में क्या आया कि वेन डायग्राम किसका बनेगा? फेल का। चलो तो वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखो इधर मैंने कहा कि ये तो पास है, यहां पर फेल बनाना है, तो इंग्लिश में कितने फेल रहे होंगे भाई? 60% पास है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फेल कितने होंगे? 40%। मैथ में कितने फेल होने चाहिए? 30%। इसमें कोई दिक्कत किसी को? भाई 70% पास है मैथ में, तो फेल कितने? 30%। इंग्लिश में 60% पास है, तो फेल कितने? 40%। अब इसका वेन डायग्राम बनेगा फेल वाले का। कैसे बनेगा? ये है इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। ये कहता है कि दोनों में जो फेल है वो 20% है। दोनों में जो फेल है वो क्या है? 20%। और टोटल इंग्लिश में कितने फेल हैं? 40। तो यहां कितना आ जाएगा भाई? देखो इंग्लिश में टोटल की बात करूंगा तो 40 है, लेकिन 40 से है 20 यहां चलेगा तो यहां 20 बचेगा। मैथ में 30 है टोटल, 20 यहां चला गया तो यहां कितना बचेगा? 10%। ये बात समझ में आई आपको? फिर क्या बोला आगे सवाल में? हाँ, टोटल स्टूडेंट जो पास हैं वो कितने? टोटल स्टूडेंट पास हैं बोथ में। क्या क्या बोला था? बोथ में जो पास हैं वो कितने हैं? 2500। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए कितने हैं? बनाओ। सबसे पहले निकालो फेल्ड एट लीस्ट वन। कम से देखो दोनों में पास का मतलब क्या होगा? दोनों में पास का मतलब है जो किसी में भी फेल ना हो। बात समझ रहे हो नहीं? दोनों में पास का मतलब जो किसी में फेल ना हो। पहले आप ये निकालो फेल्ड एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन का मतलब दो भी शामिल है और एक भी शामिल है, तो फेल्ड एट लीस्ट वन कितना आएगा? 50% आएगा। बात समझ रहे हो नहीं? देखो इधर मैंने कहा कि 20% बच्चे दोनों में फेल है। बहुत ध्यान से सुन लो भैया, 20% बच्चे दोनों में फेल है। इसके अलावा 10% क्या है? मैथ में फेल है। इसके अलावा 20% क्या है? तो मैं यहां लिखूं कि फेल्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। देखो ध्यान से, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो एक में फेल है चाहे वो दोनों में फेल है, उसको फेल माना जाएगा। चाहे वो एक में फेल है या दोनों में फेल है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं? 50%। समझ आया नहीं आया ये बात? इसका मतलब क्या है कि पास इन बोथ, पास इन बोथ कितने बचे? दोनों सब्जेक्ट में पास वाले कितने बचे? 50। 50 बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल ही हैं, तो उनको फेल में माना जाएगा, चाहे दोनों में फेल है चाहे वो एक में फेल है। हमें चाहिए कि ऐसे बच्चे कि जो दोनों में पास हैं वो कितने? हमारे 50%। और उसी की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 2500। तो 50% की वैल्यू कितनी है? 2500। आपसे पूछ रहा टोटल स्टूडेंट कितने होने चाहिए? 5000। समझ आया नहीं आया सवाल? भाई 50% तो ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल है, और 50% ऐसे हैं जो दोनों में पास है। उनकी वैल्यू कितनी है? 2500। तो 2500 पास है, 2500 फेल है। काफी दिन बाद क्लास हुई है तो आज एनर्जी आपकी डाउन लगी है,
चैप्टर इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच के बैठे हैं, आसान है। कल की क्लास और इसमें ही पढ़ाएंगे भी, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस साथ में ही चलेगा, ठीक है। तो कल की क्लास में जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। फिर SI CI कुछ बनता है, उसके देख लेंगे 2-4 सवाल, ठीक है। फिर आपका आएगा टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क। बड़े मासूम बच्चे हैं, मैथ्स में तो है ना कुछ नहीं जानते हो आप, चैप्टर के नाम भी बोल रहे हैं तो वो भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए, है ना।